नेत्रहीन समाज सेवी एवं कुशल अध्यापक अल्पाईवाला। कुछ व्यक्तियों पर इतनी अधिक विपत्तियां और कष्ट कठिनाइयां आती हैं कि लगता है जैसे नियंता उनके साथ क्रूर मजाक कर रहा है। ऐसा ही रुस्तम मेहरवान जी अल्पाईवाला को लग रहा था जब वे 1913 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और बम्बई में अपनी प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस करते करते उन्हें 3-4 वर्ष ही हुए थे। प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी थी। कानून की सूक्ष्म पकड़ तथा गहन सूझबूझ को देखते हुए लोग उनके पास खिंचे चले आते, यह जानते हुए भी कि वे इस क्षेत्र के नए खिलाड़ी हैं। उस समय वे अपनी वय के 30 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए थे। जीवन की कई आकांक्षाएं तथा लालसाएं अभी अधूरी ही थीं कि उन्हें वकालत से अवकाश लेना पड़ा। कारण था आंखों की निरंतर मंद पड़ती गई ज्योति। जब प्रगति के सभी अवसर सामने हों, उन अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग भी किया जा रहा हो और लक्ष्मी तथा सरस्वती से कृपा दृष्टि एक साथ बरस रही हो, तब इस प्रकार का शारीरिक व्यवधान उपस्थित हो जाए तो व्यक्ति के मन पर क्या गुजरती होगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। इसीलिए अल्पाईवाला को लग रहा था कि नियति उनके साथ क्रूर उपहास कर रही है। उन्होंने विवश होकर कामकाज से छुटकारा ले लिया। तरुणाई आदमी में उद्यम क्रियाशीलता जागृत करती है और एक उत्साही युवक के लिए हाथों पर हाथ धरे बैठे रहना कष्टदायी ही होता है। उस दशा में तो और भी ज़्यादा जब उसकी कार्यशीलता अभिवृद्धि की ओर अग्रसर हो। उन्होंने अपनी मनः स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है, मैं 30 वर्ष का भी नहीं हुआ था उस समय, और घर में बैठे बैठे तो मेरा दम ही घुटने लगा। मैं असहाय अपंग बनकर जीना नहीं चाहता था। कई लोग इस प्रकार अंधे होकर एकाएक प्रखर ज्ञानवान, महात्मा, विद्वान या चमत्कारी बन जाते हैं। संगीत या साहित्य में लोकप्रिय हो जाते हैं, परंतु मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीवन सादा और सरल था। पेशे की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता। दिमाग में तरह तरह की योजनाएं व अस्त व्यस्त विचार आते थे। कहीं कुछ भी सिलसिलेवार नहीं था, लेकिन मैं सरल व सीधी किंतु स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी जीना चाहता था। ना तो साधु बनने का चाव उठा और ना महात्मा बनने का शौक। मैं सरल व सीधी, किंतु इन अंतिम पंक्तियों में अल्पाईवाला की मर्म व्यथा स्पष्ट होती है। अंधे और नेत्रहीन व्यक्तियों को अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किस प्रकार दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, जबकि अल्पाईवाला ने अपने समृद्धि के दिनों में कितने असहाय के अशरण व्यक्तियों को सहायता और शरण दी थी। अब उन्हें इसकी कल्पना ही व्यथित कर उठती थी, लेकिन विवशता थी सो स्वाभिमान पूर्वक जीने की आकांक्षा अभिव्यक्ति बन गई। यह विपदा अकेले नहीं आई, अपनी अन्य सहेलियों को भी साथ लाना न भूली।
नेत्रहीनता के साथ आमदनी के सूखे पड़े स्रोत, बेकारी और अभाव उन्हें सालने लगे। लेकिन अल्पाईवाला ने इन सब झंझावातों में पड़ने के बावजूद भी अपनी जीवन नैया की पतवार नहीं छोड़ी और थपेड़ों से संघर्ष का एक मार्ग खोज निकाला। उन्होंने असहाय, अपंग और निराश जीवन के स्थान पर अपने लिए एक अनोखा ही कार्य खोज निकाला। सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय योगदान, और इस कार्य को उन्होंने इतनी कुशलता के साथ संपन्न किया कि लोग जिन घटनाओं को नियति की क्रूरता कहते हैं, वे ही घटनाएं उनके लिए प्रकृति का वरदान सिद्ध हुई। अपने पुरुषार्थ के बल पर दुर्दैव को भी सद्भाग्य में बदलने वाली इस महान विभूति का जन्म 7 मई 1887 ईस्वी को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। परंपरागत रूप से उनके परिवार में कानूनी पेशा चलता आ रहा था, सो उन्हें भी इसी दिशा में उन्मुख किया गया। परिवार के परिवेश और माता पिता के वात्सल्यपूर्ण बाल्य पोषण की दक्ष क्षमता ने उन्हें मेधावी बनाया। लेकिन एक शारीरिक कमजोरी उनमें बचपन से ही थी। उनकी आंखें कमजोर थीं। इस कारण 13 वर्ष की आयु में ही उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। सन 1903 में उन्होंने अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंस्टन कॉलेज में भर्ती हुए। उनके पिता एक सफल सॉलिसिटर थे और इनका एक बड़ा कार्यालय भी था। रुस्तम जी ने बीए की परीक्षा पास कर ली तो पिता ने उन्हें कार्यालय में ही आर्टिकल क्लर्क का कार्य सौंप दिया। इसका एक कारण यह भी था कि पिता के सामने अपने पुत्र के भविष्य का एक सुस्पष्ट चित्र था। वे भी अपने बेटे को सॉलिसिटर बनाना चाहते थे। भविष्य के प्रति इस स्पष्ट दृष्टिकोण ने रुस्तम जी के लिए सुदृढ़ नींव रखने का प्रबंध किया। अपने पिता के ऑफिस में क्लर्क का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाते हुए रुस्तम जी के शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम साथ साथ चलता रहा। सन 1911 में उन्होंने LLB की परीक्षा पास की। इन दिनों उनकी नेत्र ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। हालांकि इसका उपचार तो चल रहा था, पर उससे कोई लाभ होता प्रतीत नहीं हो रहा था। नेत्रों की ज्योति का मंद पड़ते जाना उनकी सॉलिसिटर बनने की आकांक्षा में अवरोधक बन रहा था, क्योंकि सॉलिसिटर के लिए काफ़ी पढ़ना और बहुत सारा लिखना आवश्यक है। इस कारण उन्होंने इंग्लैंड जाकर बार एट लॉ के लिए पढ़ने का निश्चय किया। वहाँ शिक्षा प्रशिक्षा तो हुई, आँखों का उपचार भी किया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। 1913 में वे बैरिस्टर होकर भारत लौटे। बैरिस्टर की प्रैक्टिस
शुरू करने के ही 4 वर्ष बाद ही उनकी नेत्र ज्योति बुझ गई और वे हर किसी के लिए सहानुभूति के पात्र बन गए, जिसे उन्होंने अपने स्वाभिमान पर आघातकारी माना। जिन दिनों वे विद्यार्थी ही थे, उन दिनों बम्बई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अच्छा प्रचार प्रसार था। इस आध्यात्मिक और नैतिक आंदोलन के प्रति वे भी आकृष्ट हुए और यदा कदा इसमें भाग भी लेते रहे। नेत्र ज्योति चुक जाने के बाद उन्होंने जब अदालत जाना बंद कर दिया तो अब क्या करें, यह प्रश्न खड़ा हुआ और उन्हें अतीत की स्मृतियां पुनः आकर्षण क्षेत्र में खींच लाईं। उस समय की प्रेरणाएं तथा स्थापित आदर्श अब अपनी प्रबल जीवंत क्षमता के साथ जागे और अल्पाईवाला ने स्वयं को लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वकालत करने के लिए पढ़ने लिखने में आँखों की आवश्यकता थी और वह काम नेत्रहीन होते हुए किया नहीं जा सकता था। दूसरे अल्पाईवाला ने अपने जीवन का उद्देश्य स्थित कर लिया था। वह था लोक सेवा। सेवा साधना में भी आँखों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनमें नेत्रों का अभाव बाधा नहीं बनता। ऐसा ही कार्य अल्पाईवाला ने चुना। शिक्षण और कानून से छुटकारा पाकर वे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने लगे। आरंभ में अध्यापन ट्यूशन के रूप में चला, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहा। अल्पाईवाला असाधारण स्मरण शक्ति के धनी तो थे ही, अपने पूर्वार्जित ज्ञान का लाभ वे इसी शक्ति के माध्यम से छात्रों को बांटते रहे। उनकी प्रतिभा, लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर न्यू ईस्ट स्कूल के प्रबंधकों ने अपनी शिक्षण संस्था का मंत्री भी उन्हें नियुक्त किया और 10 वर्षों तक वे इस पद पर कार्य करते रहे। उनके अध्यापन का ढंग निराला ही था। किताबों का सहारा लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जो कुछ भी वे पढ़ाते थे केवल पूर्वार्जित ज्ञान के आधार पर। यह आधार इतना सुदृढ़ था कि उन्हें कभी किसी की सहायता के लिए मुंह नहीं ताकना पड़ा। बिना किसी से कोई सहयोग लिए धारा प्रवाह पढ़ाते चलते। इस अध्यापन शैली से वे छात्रों में श्रद्धा और आदर के पात्र बने। उनके संपर्क में जो भी आता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कहाँ तो मात्र आँखों की ज्योति कम पड़ जाने में जीवन से हार मान बैठ लेने वाले लोग, और कहाँ यह नेत्रहीन अध्यापक जो इस स्थिति में भी जीवन के प्रति आशावान तथा भविष्य के प्रति सजग था। अध्यापन काल के दौरान ही उन्होंने
समाज सेवा में अपनी भूमिका स्थिर कर ली थी और उसे निभाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तहमीना उनके संपर्क में आई, जो भविष्य के प्रति इतनी आशा और जीवन के प्रति इतनी आस्था रखने वाले युवक से प्रभावित हुए बिना न रही। उनकी सेवा साधना के भावी कार्यक्रमों से जब परिचय हुआ तो वह स्वयं को भी सहयोगिनी, सहचरी के रूप में प्रस्तुत करने से नहीं चूकी। घरवाले तथा हमजोली सहेलियों ने उन्हें बहुत समझाया कि एक नेत्रहीन से शादी कर अपने जीवन से खिलवाड़ करना लाभप्रद नहीं है। ऐसा समझाने पर प्रायः वे यही उत्तर देती, यदि मैं आँख वाले युवक से शादी करूं और शादी के बाद वह अंधा हो जाए तो आप क्या तब भी मुझे अपने कर्तव्य से पलायन करने के लिए सलाह देंगी? जीवन साथी के रूप में वर्ण करने का प्रस्ताव जब अल्पाईवाला के सामने रखा गया तो उन्होंने भी कदम उठाने से पहले भली भांति विचार करने के लिए कहा। तहमीना जब अपने निश्चय पर डटी रही तो ये दोनों विभूतियाँ सहचरत्व के सूत्र में आबद्ध हो गई। अल्पाईवाला तथा तहमीना दोनों एक दूसरे के हृदय को समझकर अपने सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाने लगे। बंबई में तब डॉक्टर नीलकंठ राय तथा उनके भाई हरि प्रसाद छत्रपति नेत्रहीनों के लिए विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल चला रहे थे। किसी योग्य तथा नेत्रहीनों के दर्द जानने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश में थे। छत्रपति बंधु यह शिक्षण संस्था केवल सेवा भावना से ही चला रहे थे, इसलिए उनके मन में इस कार्य को और अधिक प्रगति देने की योजना थी। सन 1911 में उनका परिचय अल्पाईवाला की गतिविधियों से हुआ। स्वयं अल्पाईवाला भी अपनी सेवा साधना को और मुखर रूप देने के लिए उत्सुक थे, अतः वे अपनी समस्त प्रवृत्तियों को समेटकर इन दोनों के साथ आ मिले। तीनों ने मिलकर नेत्रहीनों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। उस समय दासियों ब्रेल लिपियां प्रचलित थीं, जबकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि का होना सुविधाजनक रहता, लेकिन एक एक भारतीय भाषा के लिए दो दो तीन तीन लिपियों का प्रचलन भी था। नेत्रहीनों के लिए एक बड़ी समस्या थी यह, क्योंकि वैसे ही ब्रेल लिपि में उपलब्ध साहित्य पुस्तकें आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त थीं और उस पर भी इतनी सारी लिपियां। एक लिपि का जानकार दूसरी लिपि में उपलब्ध पुस्तकों से समुचित लाभ ले ही नहीं पाता था। अतः प्रथमतः आवश्यक समझा गया कि एक ब्रेल लिपि का
प्रचलन किया जाए। इस दिशा में अल्पाईवाला ने प्रबल प्रयत्न किए। 1923 में बहरों व अंधों के एक सम्मेलन में उन्होंने यह प्रश्न उठाया। 1928 में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन को ब्रेल लिपि के संबंध में एक पत्र लिखा। सन 41 में भी सरकार द्वारा गठित ब्रेल संकेत समिति को अपने निष्कर्षों पर खोजों के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। यही नहीं, उन्होंने इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने का बीड़ा भी उठाया। 1947 में अल्पाईवाला तथा उनके मित्रों ने मिलकर सूरत में एक ऐसी संस्था खोलने का विचार किया जिसके पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता अंधे ही हों। इस स्थापना का उद्देश्य नेत्रहीनों के जीवन में आशा का प्रकाश फैलाना था और कुछ दिनों में ही वे अपने विचार को मूर्त रूप देने में सफल हो गए। उन्होंने मंगूलाल शाह, सिराज बसराई, सरदार दावर आदि जैसे व्यक्तियों से मिलकर ब्लाइंड मेंस सोसाइटी की स्थापना कर ली। इस प्रकार उत्तरोत्तर वे अपने आप को समाज सेवा के रचनात्मक कार्यों में लगाते गए। उनके द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में यह कहना उपयुक्त ही होगा कि स्वयं नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने नेत्रहीनों के जीवन में आशा की ज्योति जगाने का प्रयास किया और एक सीमा तक वे सफल भी हुए। संदर्भ मनोबल के धनी भाग 2, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य,